वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो केवीएस का 2017 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके हम 49 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहले इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम 50 क्वेश्चन से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा 50 क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें बोला है कि जो प्राइस है ना कमोडिटी का वो कितना है, 10 रुपीज़ है। एंड बाय सेलिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, रिवेन्यू जो है टोटल रिवेन्यू वो चेंज हो जाता है बाय 8। वो कह रहे हैं आप एक कमोडिटी जो है खरीद रहे हो जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है और आप इस कमोडिटी की अगर एडिशनल यूनिट बेचते हो, एक अतिरिक्त इकाई को बेचते हो, तो आपका टोटल रिवेन्यू जो है वो चेंज हो जाता है 8 रुपीज़ से। अब आपको ये बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास चेंज इन टोटल रिवेन्यू दे रखा है। चेंज इन टोटल रिवेन्यू को हम क्वांटिटी के इक्वल कहेंगे और इसको फिर एम आर के इक्वल हम कहेंगे और फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस एम आर के प्लेस पर हम क्यू जो है क्वांटिटी जो है उसको पुट करेंगे और ये किसके बराबर होती है, ये टोटल रिवेन्यू का जो चेंज हमें दे रखा है उसके बराबर है। अब देखिए, जब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा क्या है, एम आर इज इक्वल टू ए आर 1/1 इलास्टिसिटी। अब मैंने क्या कहा, एम आर के प्लेस पर हम क्यू जो है क्वांटिटी या फिर टोटल रिवेन्यू वो पुट करेंगे। एवरेज रिवेन्यू जो प्राइस है वो हमें पता है 10 रुपीज़ है और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 इलास्टिसिटी। अब हम क्या करेंगे, इस 10 ये मल्टीप्लाई में इधर, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, Q/10 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/1 - इलास्टिसिटी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम 1/E को इधर निकाल लेते हैं। जब हम 1/E को इधर निकाल लेंगे तो आपके पास देखो क्या बचेगा, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, जब हम 1/E हमने इधर निकाल दिया तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू को जो है उधर लेके चले गए। इसका मतलब हम कैसे ले गए, 1 - Q/10 कर दिया। अब आपको इतना समझ आ गया कि हमारे पास 1/इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, 1 - Q/10। अब क्यू क्या था, क्यू किसके इक्वल था, टोटल रिवेन्यू के इक्वल हमने माना था। टोटल रिवेन्यू की वैल्यू कितनी है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू 8 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है 1 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने 8 पुट कर दी, अपॉन में हमने 10 कर दिया। जब हमने इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2/10 और जब हमने इसको सोल्व किया तो 1/5 आ गया। अब देखिए 1/5 क्या है, 1 इलास्टिसिटी की वैल्यू है, लेकिन हमें डिमांड की इलास्टिसिटी निकालनी है, हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू चाहिए। तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमें पता लगा कि हमारी जो इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है। अब हमें बस यही देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमें 5 गिवन है। आपको समझ आया कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 5 है। अब हम ऊपर जाके देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 गिवन है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें 5 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिशर इंडेक्स इज बेस्ड अपॉन करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, एवरेज ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर, नाइदर ए और बी। आपको पता है फिशर इंडेक्स क्या है, जियोमेट्रिक मीन होता है और वो सिर्फ क्वांटिटी पर ही बेस नहीं होता। आपके पास करंट ईयर प्राइस भी होना चाहिए, प्रीवियस ईयर प्राइस भी होना चाहिए, फिर आप उसका जियोमेट्रिक समेशन करते हो। तो ये सिर्फ एवरेज पर बेस नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इनकम इफेक्ट स्टेट दैट प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल डिमांड राइज।
कहता है कि आपका जो इनकम इफेक्ट है वो ये बता रहा है आपको कि क्या होता है, प्राइस जो है गुड्स का घट जाता है और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है। पहला रीज़न दिया है कि लोगों की मनी इनकम बढ़ गई है इसलिए होता है, या मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई है इसलिए होता है, या रियल इनकम इंक्रीज हो गई है इसलिए होता है, या रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। अब देखिए इनकम इफेक्ट आपको ये बताता है कि आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी रियल इनकम जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। मान लो आपकी जो है इनकम 100 रुपीज़ है, आप उससे कोई भी एक कमोडिटी खरीद रहे थे, वो कितने की थी, 5 रुपीज़ पर यूनिट उसका प्राइस था। तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी ले पा रहे थे, 20 क्वांटिटी ले पा रहे थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपकी इनकम वही 100 रहती है, अब जो आप कमोडिटी उससे खरीद रहे थे वो मान लो 2 रुपीज़ की हो जाती है। 2 रुपीज़ की होने की वजह से आप कितनी उसकी कमोडिटी खरीद पा रहे हो, 50 खरीद पा रहे हो। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि प्राइस में कमी होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। पहले 20 आप खरीद रहे थे, अब आप 50 खरीद पा रहे हो। तो यही क्या होता है, इसका मतलब आपने समझ आया, जो पर्सन की नॉमिनल इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज किस में आया है, रियल इनकम परचेजिंग पावर में चेंज आया है, और यही आपका इनकम इफेक्ट आपको बताता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमने बोला गया है कि आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में एक रिलेशनशिप जो है वो बताना है। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं और जल्दी से एलिमिनेट करके आंसर को ढूंढते हैं। तो जब रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायग्राम पर काफ़ी फोकस करना। देखो क्या दिया गया है, इफ एवरेज कॉस्ट इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। देखो जब आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। एंड इफ एवरेज कॉस्ट डिक्रीज तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज। ऐसा नहीं है, जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, एवरेज कॉस्ट क्या है लास्ट तक भी डिक्रीज करती रहती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट देखो एक पॉइंट के बाद, देखो जैसे यहाँ से पॉइंट के बाद क्या करने लग जाती है, बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ये बात तो सही है, लेकिन जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करे मार्जिनल भी डिक्रीज ही करती रहे, ये बात गलत है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट गिरती भी बहुत जल्दी है और बढ़ना भी बहुत जल्दी शुरू कर देती है। माना इस ए पॉइंट के बाद वो बढ़ना शुरू कर रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट तो अभी तक भी गिरी रही है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगले ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, अगले ऑप्शन में बोला है इफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, कि अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी डायग्राम दोबारा बना लेते हैं वो थोड़ा सा। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये एवरेज कॉस्ट था, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट था। फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, यहीं पर तो है कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। एंड एवरेज कॉस्ट डिक्रीज इफ, वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या करती है, डिक्रीज करती है। पर आप देखिए जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तब एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज तो नहीं कर रही। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए, अब आप थर्ड ऑप्शन को पढ़िए। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, यही वाला पॉइंट की बात हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है, एवरेज कॉस्ट भी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एंड आगे भी पढ़िए, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट बोला हुआ है उसने। इफ़ क्या है, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, अब आप इस सेगमेंट में आ जाइए। इस सेगमेंट में क्या है, हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये बात भी सही है। जब देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से
और एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, डिक्रीज ही तो कर रही है, नीचे की तरफ ही तो आ रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो आपने देखा कि हमने जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन है डायग्राम से किस तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हर तरह से राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको रिलेशनशिप के क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस करना है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारे गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम डायग्राम की हेल्प से उसको सोल्व नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उसमें बोला है इफ देयर इज अ 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर जो प्राइस है वो कितने से बढ़ जाता है, 20% से इंक्रीज कर जाता है। और गिवन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी गिवन है। अब आपको बताना है कि चेंज इन सप्लाई जो है वो कितना हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ये किसके बराबर होता है, इलास्टिसिटी के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास इलास्टिसिटी की वैल्यू भी है और आपके पास चेंज इन प्राइस 20% वो भी है, लेकिन आपके पास चेंज इन क्वांटिटी नहीं है। अब इसको चेंज इन क्वांटिटी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब जब आप इसको सोल्व करोगे 1.5 इंटू 20 कर दो और चेंज इन क्वांटिटी, तो आपका क्या आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, 1.5 इंटू 20 करोगे और चेंज इन क्वांटिटी जब आप यहाँ से निकालोगे आपका जो है 30 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आया कि जब प्राइस, और आपको पता है प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा 20% से तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी कितने परसेंट से, 30% से। तो यहाँ तो हमने सिंपल फॉर्मूला जो है वो लगाया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा एक स्टैट का क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट दी हुई है मीन माइनस मीडियन 1/3। ये स्टेटमेंट बोली है, ये स्टेटमेंट है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। अब आपको पता है हमारा क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कौन सी जो इक्वेशन है इस अकॉर्डिंग जो है करेक्ट बैठती है। आप फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लिए, इन्होंने क्या किया हुआ है, मीन में से मीडियन को माइनस किया हुआ है। मीन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2x है ना, तो मीन में से अगर मैं मीडियन कितना है 3m है, और फिर क्या है इक्वल 1/3, मीन की वैल्यू क्या है 2x और माइनस मोड की वैल्यू जो है z। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, आपको 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आप उस अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके देखिए और देखिए रिजल्ट में जो है कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको चारों सोल्व करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ इस फॉर्मूले से आप हर एक को अरेंज करके देखिए कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और आप अरेंज करके देखोगे जब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रहा है जब मीन में से आप मीडियन को माइनस करोगे आपका जो आंसर आएगा ना वो इक्वल होगा 1/3। मीन में से आप मोड को माइनस करो पहले और उसको 3 से डिवाइड करोगे, जो आंसर होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो जो रिलेशनशिप है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको अरेंज करके देखते रहो इस वाले फॉर्मूले से, आपको पता लग जाएगा कि नीचे वाले ऑप्शन जो हैं क्यों नहीं होंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ही हमारी पूरी वीडियो निकल जाएगी। 55 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो सेकंड स्टेज है वो क्या कहती है। अब आप देखिए आपको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है जो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो क्या यूज़ की जाती हैं कि हमारी 4 स्टेज होती हैं। इस तरह से हम एक डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन का जो है डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, अगर मैं आपको चारों स्टेज बताऊं, सबसे पहले क्या होता है हमारा बर्थ रेट भी हाई होता है और क्या होता है डेथ रेट भी हाई होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपका जो बर्थ रेट है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, बर्थ रेट तो इंक्रीज करता है लेकिन डेथ रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट
दोनों ही डिक्लाइन करने लग जाती हैं। और जो फोर्थ स्टेज है दोनों क्या आ जाती है, स्टेशनरी पर आ जाती है। बर्थ और डेथ रेट स्टेशनरी पर आ जाती है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, सेकंड स्टेज के बारे में पूछा है। सेकंड स्टेज में भी मैंने आपको क्या बताया, बर्थ रेट ज़्यादा होती है, हम डेथ पे कंट्रोल कर पाते हैं, तो डेथ हमारी डिक्लाइन होती है और बर्थ रेट बढ़ रही होती है। अब आप ऑप्शन को पढ़िए, देयर इज शार्प डिक्लाइन इन बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट। ये तो गलत हो गया कि दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। ये तो हमारा थर्ड स्टेज में होता है। देयर इज शार्प डिक्लाइन इन बर्थ रेट, तो क्या हमारी बर्थ रेट डिक्लाइन करने लग जाती है? क्या हमारी सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट गिरना शुरू कर देती है? नहीं, बर्थ रेट जो गिरती है थर्ड स्टेज से गिरना शुरू होती है। देयर इज शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा सेकेंड स्टेज में हम जो है हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है उन पर काफ़ी काबू पा लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारी डेथ रेट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आने लग जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड मेजरिंग द नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं तो क्या जो है इसमें शामिल नहीं करते। रेंटल इनकम होती है कि आप रेंट से जो इनकम कमाते हो उसको, सेकंड है कॉर्पोरेट प्रॉफिट को, टेलीकॉम सर्विसेज को, डेप्रीशिएशन को। जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं इनकम मेथड से तो हम डेप्रीशिएशन को इंक्लूड नहीं करते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है कि आपको क्वांटिटी दे रखी है, सप्लाई फंक्शन दे रखा है और आपको प्राइस की जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आपको फाइंड आउट करना है और किस किस के बीच में, आपके पास दो प्राइस हैं, एक प्राइस 10 रुपीज़ है, एक प्राइस जो है 12 रुपीज़ है। अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहले आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है हमारा, P अपॉन क्यू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P। ये आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें पता है ये फॉर्मूला हमारा इलास्टिसिटी का होता है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अब आपके पास क्या है, पहले आपके पास प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, फिर आपके पास 12 रुपीज़ है और आपको बोला है आपको इलास्टिसिटी बतानी है इन दोनों के बीच की, ठीक है, बिटवीन पूछा है उसने। अब आप पहले क्या करोगे, पहले आप सप्लाई फंक्शन के अंदर क्या करो, जो 10 रुपीज़ प्राइस है उसको डालो, क्योंकि आपको क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी। जब हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू जो 10 रुपीज़ की जो वैल्यू है 10 वो हम डालते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है 100 माइनस 14। 100 माइनस 14 करने से 86 आता है। तो इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो आती है 86 और जब सेकंड क्वांटिटी आप -14 प्लस 10 P माइनस 14 प्लस 10 P के प्लेस पर जब 12 डालोगे तो ये 120 माइनस क्या आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 14 और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका जो आएगा वो आएगा 106। तो आपकी जो सेकंड क्वांटिटी आई है, दो क्वांटिटी आई है ना, क्योंकि दो प्राइस उन्होंने दे रखे हैं, तो जो सेकंड क्वांटिटी आई है आपकी, सॉरी, वो क्या आई है, 106 आई है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करोगे। आपको समझ आया कि आपको दो प्राइस गिवन थे, आपने दो क्वांटिटी निकाल दी। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P। अगर आप इसका dQ/dP कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब मैं -14 प्लस 10P, ये सप्लाई फंक्शन है, इसका मैं अगर क्या कर देती हूँ, डेरिवेशन कर देती हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10Q का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर dQ/dP जो है मेरा कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई है, सोल्व हो गई है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो है क्या निकल गई है, हमारी वैल्यू 10 जो है निकल गई है। dQ/dP, सॉरी, अगर आप dQ/dP करते हो तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ से भी नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको दो अलग अलग, सॉरी, जो दो आपकी क्या है अलग अलग क्वांटिटी निकल गई ना, एक आपकी क्वांटिटी 86 निकल गई, सेकंड जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी 106 निकल गई।
अब देखिए हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डालते हैं। इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, चेंज इन क्यू बाय क्यू अपॉन चेंज इन पी बाय पी इंटू 100। हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब आपको क्या करना है, चेंज इन क्यू क्या निकलेगा, पहले आपका क्यू जो है 86 आया है, सेकेंड टाइम आपका क्यू कितना आया है 10 आपका क्या आया है, सॉरी 106 आया है। तो चेंज जो आएगा इन दोनों के बीच में वो कितने का आएगा, 20 का आएगा। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन क्यू कितने का है, 20 का। अपॉन क्यू कितना है, अपॉन क्यू कितना है हमारा, जो पहली इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी है, 86 है। फिर देखिए चेंज इन पी कितना है हमारा। अब प्राइस कितना था हमारे पास, प्राइस हमारे पास दो थे प्राइस भी, पहला 10 था, दूसरा प्राइस हमारे पास कितना था, 12 था। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, 2 हुआ है। और चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस कितना है हमारे पास, इनिशियल प्राइस आपके पास 10 है। तो जब आप इसको, और इंटू 100 है, इंटू 100 है, तो 100 से तो 100 कट जाएगा। अब आपके पास क्या है, 20/86 अपॉन 2/10। जब आप इसको सोल्व करोगे भी, अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे करोगे, 20/86 इंटू 10/2 अप्रोक्स उल्टा हो जाएगा ना। जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आएगा 100/86 और ये कट कर आपके पास क्या आ जाएगा, 1.116 जो है आंसर होगा। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से किसी में भी 1.16 जो है वो आंसर नहीं दे रखा। तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो आंसर की में रॉन्ग थे। तो इसका जो आंसर है, आंसर की में कुछ भी शो नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो क्या थी, 1.16 इसका राइट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग सप्लाई दे रखी हैं, पहले दो अलग अलग प्राइस से दो अलग अलग प्राइस निकालने हैं क्वांटिटी, और आपको फिर वो फॉर्मूले में पुट कर देने हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसको खुद से निकालोगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कमेटी हैज बीन एसोसिएटेड विद वर्किंग ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग इफेक्ट ऑन रिटेल एंड होलसेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कि कौन सी कमेटी जो है काम करती है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी फ्यूचर में किस तरह से ट्रेडिंग होगी, मतलब उनको किस तरह से व्यापार होगा उनमें, और उस प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या रहेगा, होलसेल प्राइस क्या रहेगा। इस कमेटी का जो काम है, ये जो कमेटी है कौन सी कमेटी का संबंध इससे है, अभिजीत सेन कमेटी जो है एग्रीकल्चर में जो एमएसपी था, मिनिमम स्पॉट प्राइस, या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्राइस रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, ये इस कमेटी का संबंध अभिजीत सेन कमेटी से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल। आपका मार्जिनल रिवेन्यू इस तरह से दे रखा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है, तो स्लोप क्या है। जब कोई भी लाइन इस तरह से होती है तो उसका स्लोप कैसा होता है, उसका स्लोप हमारा इन्फिनिटी होता है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिसंबर 2015 विच कंट्री। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती रहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की, ट्रेड को रिलेटेड लेकर इश्यूज को। तो ये बोला है 2015 में जो 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी कौन सी कंट्री में हुई थी। जो कंट्री थी जिसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो केनिया थी। केनिया के अंदर 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की हुई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज। इंडिफरेंस कर्व में संतुलन की कंडीशन जो हमसे पूछी है। अब आपको पता है एक बजट लाइन होती है, फिर यहाँ से इंडिफरेंस कर्व करता है और यहाँ पर आपका संतुलन डिसाइड हो जाता है। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू बजट लाइन। ये बात सही है कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का जो स्लोप है इक्वल होता है, सही बात है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल होता है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये वाली भी स्टेटमेंट जो है इंडिफरेंस कर्व के संतुलन की है। ये वाली स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाई का प्राइस जो है वो ऊपर दे रखा है। जो डी ऑप्शन है उसमें बोलना है ए और बी आर करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है।
फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखी हैं, तो इसीलिए 62 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम बना लेना है पेपर में और ये देखना है कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है इफ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन सेम डायरेक्शन, तो वहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है? अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कौन सी इलास्टिसिटी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, लेस देन 1 होती है, या इक्वल टू 0 होती है? आपको पता है प्राइस के बढ़ने पर अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है और प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाता है, तो वहाँ पर जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है तो वो होती है लेस देन 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन द कंजप्शन फंक्शन, आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, लेवल ऑफ इनकम दे रखी है, आपसे एपीसी की वैल्यू पूछी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपीसी का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C/Y होता है। अब देखिए आपके पास क्या है, कंजप्शन के लिए क्या दे रखा है 20 प्लस 0.8y। अब 0.8 तो है, उसके साथ आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ y की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका यहाँ 80 आ जाएगा, प्लस आ गया 20। अब आपको पता लगा आपका कंजप्शन भी कितना है 100 है और आपके पास इनकम भी कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। अब आप क्या करो फॉर्मूला में पुट कर दो। आपको पता है एपीसी की वैल्यू जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की C/Y होती है, कंजप्शन भी आपका 100 है, इनकम भी आपकी 100 है, तो आपकी जो एमपीसी की जो वैल्यू है एपीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है? आपकी एपीसी की वैल्यू 1 है। तो आप देखिए 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर 1 वैल्यू जो आपको दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन आप एज्यूम मीन लेते हो तो कौन सा फॉर्मूला ग्रुप डाटा में आप लगाते हो? तो आपको पता है यहाँ तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो राइट फॉर्मूला है जब हम एज्यूम मीन फॉलो करते हैं और ग्रुप डाटा लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ कुछ नहीं पूछा आपसे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 66 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? MRS मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा है, क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड Y गिव अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड X सो दैट टोटल यूटिलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये बोला है कि आप Y कमोडिटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो और X को इंक्रीज करते हो ताकि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहे। क्या ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ये बात सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं जब इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं, हम एक का बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पता लग रहा है कि आप एक्स का बढ़ा रहे हो तो आपको किसका कम करना पड़ेगा? जैसे हम मेरे को अगर एक्स का बढ़ाना है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। यहाँ क्या दिखा रही हूँ मैं कि अगर मुझे एक्स का बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई का कम करना पड़ेगा ताकि मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे। ये बात बिल्कुल सही है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका यही बताता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट्स को आप जब रीड करोगे तो आपको उनके रीजंस पता लग जाएंगे कि क्यों वो राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में भी आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, इनकम दे रखी है और आपसे एपीसी की वैल्यू पूछी है। वही सेम तरीका आप फॉलो करोगे कि कंजप्शन है, आप क्या करोगे? कंजप्शन कितनी है आपकी? 220 प्लस 0.75 के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे इनकम की, 100 वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आ जाएगा? आप जब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपकी यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ से आपकी कंजप्शन निकल जाएगी। ठीक है, आपने 100 वैल्यू पुट करी तो ये 75 हो गया पूरा, और इधर आपके पास कितना है? 20 है। 20 और 75 कितना होता है? 20 और 75 आपका 95 हो गया। तो आपका कंजप्शन कितना है? आपके पास 95 है और आपकी इनकम कितनी है? 100 है। तो आप क्या करो? एपीसी लगा दो।
APC क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही तो है, C/Y। तो कंजप्शन आपने अभी निकाला 75 और 20 95 निकला आपका, और आपकी इनकम 100 है, तो 0.95 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली फॉर्मूले में APC की वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना है। तो APC पहले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपसे सिर्फ हेडक्वार्टर पूछा है। जो ये नया डेवलपमेंट बैंक खुला उसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना के अंदर जो है सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी हैज़ बीन अवेलेबल बाय, कि अगर आपको ऑफिशियल डाटा चाहिए पॉवर्टी का कि हमारे देश में कुल कितनी पॉवर्टी है, कैसे है, तो उसका डाटा कौन अवेलेबल कराता है। तो आपको पता है कि पॉवर्टी का डाटा अवेलेबल कराने का काम किसका है, प्लानिंग कमीशन का है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नेशनल इनकम का डाटा प्रोवाइड करती है, पॉवर्टी का डाटा प्लानिंग कमीशन जो है अवेलेबल कराती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग वो समराइज इनटू GST। कौन सा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है GST के अंदर इंक्लूड नहीं करती। फर्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, या टैक्स ऑन एल्कोहल ल्यूकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि जो शराब पे टैक्स लगता है उसको GST में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो जो है GST के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, वो स्टेट की इनकम का एक हिस्सा होता है, उसको GST से बाहर रखा गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो शराब पर जो अल्कोहल पर जो टैक्स लगता है उसको GST में शामिल नहीं किया जाता। आज यहाँ हमारे 70 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। अभी इस क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करेंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस वाले क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, अब इनको कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जितना स्पेस था उसमें जितना सोल्व हो सकता था मैंने आपके लिए किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।